हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स इनऑर्गेनिक मेड इजी। तो जैसे ये नाम बताता है, ये वो कोर्स है जहाँ पे हम कुछ ऐसे लेक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि आपके सब्जेक्ट को आसान बना देगा, आपके लिए स्कोरिंग बना देगा। तो यहाँ पे हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनके लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं उनको याद करने के लिए, और ऑब्वियसली वो आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे वो भी कंसेप्ट्स डालेंगे जो कि नॉर्मली बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, मगर अगर आप उन कंसेप्ट्स को सीख लेते हैं तो आप लोगों के लिए वो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, क्योंकि किसी चीज को समझने के बाद उसको याद करना आसान होता है रादर देन कि आप उसको डायरेक्टली सिर्फ याद करें। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यही करते आ रहे हैं कि इसको याद करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स, कुछ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आपको ये बहुत इजी बना देगा, बहुत स्कोरिंग बना देगा ये सब्जेक्ट। इसी सीरीज में हमने एक लेक्चर पोस्ट किया ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो उस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं पिछले 20-30 इयर्स में, जो कि जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स के एग्जामिनेशन में आए हैं, आज हमने उन सबको कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो प्रीवियस ईयर जेईई नीट क्वेश्चंस ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं उन ट्रिक्स के साथ जो कि हमने अभी पिछले लेक्चर में सीखी। राइट, तो अगर आपने डायरेक्टली यही एक लेक्चर को उठाया है क्वेश्चंस देखने के लिए, तो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप वो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट करने में। राइट, तो मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। एंड आई होप कि आप लोगों की ये लर्निंग हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग, एंजॉयबल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आई होप आप लोग सब रेडी हैं अपने पेन और पेपर के साथ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप खुद उस क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, और फिर हम साथ में उसको सोल्यूशन देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि जल्दी से हो सके। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है, अगर वो आपको आता है तो आप उसको बहुत जल्दी से करेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए टाइम गेन करने में। राइट, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप पॉज करेंगे, आप खुद से आंसर निकालेंगे और फिर हम उसका आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड द नंबर ऑफ POH, P डबल बॉन्ड O, POP बॉन्ड, दीज आर रिस्पेक्टिवली 420, 421, 333, 241, और ये जेईई मेन सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड जेईई मेंस एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है। सो प्लीज आप इसको पहले पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। इन केस अब आपने कर लिया है तो लेट अस सी कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी चॉइस। अगर आप लोगों ने इसको करेक्टली आंसर किया है तो वेरी गुड, आप लोगों ने 4 मार्क्स को गेन किया। बट इन केस अगर आप नहीं भी कर पाए तो डू नॉट वरी, ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं था, आपका एग्जामिनेशन अभी होना बाकी है, और उसके लिए हम सब सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपने कंसेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड से बहुत कुछ रिलेटेड स्ट्रक्चर, POH कितने होंगे, P डबल बॉन्ड कितने होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H4P2O7। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस को पहले डिस्कस कर लिया है, ट्रिक सीख ली है, तो वहां पे हमने इस फॉर्मूला को याद करने के लिए जो ट्रिक सीखी थी वो थी कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, जिसका फॉर्मूला आप अपनी जूनियर क्लासेस से जानते हैं। इसके अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ले जाएं तो ये कितना बन जाएगा, 6 हाइड्रोजन बन जाएंगे, 2 फॉस्फोरस बन जाएंगे, 8 ऑक्सीजन बन जाएंगे। अगर इसको हम हीट करें, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दें, तो हमारे पास बनेगा H4P2O7। इसी को बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो का मीनिंग होता है हीट, और हमने यहाँ पे इसको हीट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, ये बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसे हम डाइफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए भी हमने सारे ऑक्सो एसिड्स के लिए ट्रिक सीखे थे।
ठीक है। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया था कि हर एक फॉस्फोरस के पास एक पी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रक्चर में होना जरूरी है और एक POH बॉन्ड होना जरूरी है। ये हर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में आपको दिखाई देगा ही देगा। अब यहाँ पे आपके पास दो फॉस्फोरस हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इस तरीके के दो स्ट्रक्चर आपको जरूर दिखाई देंगे। अगर अब आप इन नंबर ऑफ एटम्स को टोटल करोगे तो आपके पास आएंगे 2 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में से ये H2P2O4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके पास बचेंगे 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, जो कि आपको इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए और ऐड करने हैं। ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूला में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे, जो कि आएगी +5। आई होप आप सब लोग जानते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने आगे एक किसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व भी किया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट दैट इज क्लास 11th, सो आई होप कि आप सब लोग ये जानते हैं। फाइन। तो अब हमने इसकी कैलकुलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी वो एलिमेंट है उसके में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो नंबर होता है वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो राइट, फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 और यहाँ पे ये +5 है। अगर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो विद इन नॉर्मल रेंज आए, मतलब कि +5 से कम आए, और तब आपको क्या देखना है, अब इस फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर है ऑड। अगर ऑड होगा तो ये होगा एक POP लिंकेज। अगर ये नंबर इवन होगा तो उसमें मिलेगा आपको PP लिंकेज। और अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे जो आप लिंकेज ड्रॉ करोगे दो फॉस्फोरस के बीच में वो होगी POOP लिंकेज। राइट, बहुत आसान है। अगर आपको डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर को देखना है तो आप उस लेक्चर में देख सकते हो, आपके लिए कंफर्म हो जाएगा कि जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल सही बता रही हूँ। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, बिटवीन टू फॉस्फोरस POP लिंकेज। एक मिनट, राइट। सो हमारे पास जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो हमने POP लिंकेज ड्रॉ की, हर एक फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड और OH ड्रॉ कर दिया, ये बन गया, ये बन गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने एक ऑक्सीजन यूज की थी, ये वाली, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। आपने दोनों फॉस्फोरस पे इस तरीके से उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दिया। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, जिसमें से 3 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे ये बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो हर फॉस्फोरस को एक P डबल बॉन्ड O और एक OH के अलावा 2 बॉन्ड और बनाने हैं। हर ऑक्सो एसिड में आप देखोगे कि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बनाएगा। राइट, तो अब इसको अकॉर्डिंगली जो हमारे पास OH बॉन्ड्स का नंबर आएगा वो है 4, P डबल बॉन्ड का नंबर कितना, P डबल बॉन्ड O का नंबर कितना आएगा 2 और POP लिंकेज का 1। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B। इजी इनफ, कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ सिंपल ट्रिक्स के साथ आप इन सारे ऑक्सो एसिड्स को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। So next question है, white phosphorus on reaction with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide gives phosphine and compound X. X on acidification with HCl gives compound Y. The basicity of compound Y is 2413 and this is the JEE Mains September 2020 question. तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सो एसिड से रिलेटेड। राइट, तो इसके लिए आपके NCERT टेक्स्ट बुक में एक टेबल है जहां पे सारे ऑक्सो एसिड्स गिवन है, उनके स्ट्रक्चर्स गिवन है, उनकी प्रेपरेशन गिवन है। उसके साथ कुछ 2-3 रिएक्शंस और हैं जो कि आपको और एलिमेंट्स में रिएक्शंस में मिल सकती हैं जहां पे ये ऑक्सो एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है। सो हमने उन सारी इक्वेशंस को अपने लेक्चर में लिखा हुआ है, तो आप उस लेक्चर में से उन सारी प्रेपरेशंस को देख सकते हैं और अपनी बुक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट कि आप कोई भी मिस नहीं करें। ऑलराइट, सो इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपको आता है या नहीं। सो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो वेल, इसमें
जो करेक्ट आंसर है वो है सी चॉइस, जो बेसिसिटी आएगी कंपाउंड की दैट इज गोइंग टू बी 1। ऑलराइट, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हमारे पास रिएक्शन है व्हाइट फॉस्फोरस, ये रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, सो NaOH प्लस वाटर के साथ ये रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करता है फॉस्फेन, और साथ में कंपाउंड X जो है दैट इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इसकी जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे HCl के साथ, आप HCl के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो वेल क्या होगा, ये सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा H3PO2 दैट इज गोइंग टू बी Y। अब H3PO2 में इस कंपाउंड की बेसिसिटी कितनी होगी? वेल बेसिसिटी होगी स्ट्रक्चर के, इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसमें कितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसको एसिडिक कैरेक्टर देने के लिए, राइट? तो आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है? वेल P डबल बॉन्ड OH इसमें होगा ही होगा। अगर आप इसमें से एक HPO2 को माइनस करोगे, जो कि इस ये वाला पोर्शन है, आपके पास बचेंगे 2 हाइड्रोजन जो कि आपने यहाँ पे 2 बॉन्ड्स पे लगा दिए, तो ये बन जाएगा H3PO2 का स्ट्रक्चर दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी? वेल 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही OH ग्रुप है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। हमने ये सब कुछ अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज? H3PO3, PO4, H3PO2, H4P2O7। और ये क्वेश्चन है नीट ओडिशा 2019 का। सो प्लीज आप इसको पहले ट्राई कर लीजिए। सो आई होप वो आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। तो इसका जो आंसर है वो है सी चॉइस। अब ये सी चॉइस क्यों है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन सब में से H3PO2 क्यों है? वेल वो इसलिए है क्योंकि आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखने के लिए ये देखना है कि स्ट्रक्चर्स में फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम कहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, कहाँ पे अटैच्ड है? पहले तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स के अंदर पीएच बॉन्ड है या नहीं। अगर पीएच बॉन्ड हैं तो कितने हैं? जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट? तो आपको क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू फॉस्फोरस इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू फॉस्फोरस थ्रू ऑक्सीजन, दैट मींस जहां पे POH बॉन्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी इन एसिडिक इन नेचर। वो बताएगा कि कंपाउंड कितना एसिडिक है और उससे आपको मालूम लगती है उस कंपाउंड की बेसिसिटी, जो कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के इक्वल होगी, राइट? तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के अंदर हम देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम है जो कि फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, सो दिस एक्ट्स एज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेट मी शो यू ऑल द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अगर हम H3PO3 बनाएंगे तो उसके अंदर आएंगे 2 POH ग्रुप्स और एक H के साथ PH एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर हम देखते हैं कि H3PO2 जितना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो 2 PH बॉन्ड्स। यहाँ पे H3PO4 के अंदर सारे के सारे POH बॉन्ड हैं, एक भी PH बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। दिस विल बी नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। सिमिलरली H4P2O7 में भी कोई पीएच बॉन्ड नहीं है, इसलिए दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, तो जितने पीएच बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा? उसके लिए आप हमारा लेक्चर को देख सकते हैं, हमने उसको एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट आ गया सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ 2 POH बॉन्ड 1 PH बॉन्ड 2 PH बॉन्ड 1 POH बॉन्ड, और ये JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं नीट में भी वैसा क्वेश्चन आ रहा है, JEE में भी वैसा क्वेश्चन आ रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर आई होप आप सब लोग जानते हैं कि क्या होगा। वेल इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि H3PO2 के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 PH बॉन्ड्स है। ठीक है,
Next question, the number of POH bonds and the oxidation state of phosphorus in pyrophosphoric acid H4P2O7 respectively is 4 and 4, 5 and 4, 5 and 5, 4 and 5. This is the JEE Mains 2017 question. 20 में भी आया, 17 में भी आया. So please इस टॉपिक को सीरियसली लीजिएगा. आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर करेंगे. सो आई होप आप लोग सब इसका आंसर ऑलरेडी जानते हैं. सो आपका आंसर करेक्ट होगा. तो वेल हमारे पास H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में POH बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं. हम ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ट्रिक के साथ सीख चुके हैं. और ऑक्सीडेशन स्टेट चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस अगर X है तो इसके कंपाउंड के अंदर हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? ऑक्सीजन के एटम है 7. तो 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया जो कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो ये बन जाएगा -14. 4 हाइड्रोजन है तो इसको +1 किया तो ये बन जाएगा 4 और 2 फॉस्फोरस के एटम है तो 2x. इन तीनों का जो सम है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो इसका मतलब है 2x + 4 - 14 शुड बी इक्वल टू 0 और यहां से हमने कैलकुलेट करेंगे x विल कम अप एज +5. ठीक है, आई होप आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला होगा. आप लोगों को आता है इनको निकालना. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी डी चॉइस. नंबर ऑफ POH bonds will be 4 and the oxidation state of phosphorus is going to be +5. Next question, the order of oxidation state of phosphorus in H3PO2, H3PO4, H3PO3, H4P2O6 respectively is. और आपको ये 3-4 choices given है और ये question है JEE Advanced 2017 का. तो ये बहुत आसान है, आप लोग आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. इनफैक्ट हमने अपने उस लेक्चर में इसको ना कैलकुलेट करके एक ट्रिक भी दिया था जिससे आप जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट को वैसे ओरली भी बता सकते हैं. तो वेल वो ट्रिक क्या था? वेल वो ट्रिक ये था, मैंने यहाँ पे सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखा है. उस ट्रिक के अकॉर्डिंगली आप ट्रिक को वहां पे देख भी सकते हैं कि कैसे हमने किया था. कि आपको याद ये रखना है कि जो इक एसिड होता है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, राइट. तो जो इक एसिड होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. और यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5, राइट. तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में आप हमेशा देखोगे कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. उसके अलावा अगर आप कहोगे कि यहाँ पे 2 कंपाउंड और हैं जिसकी आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, जो कि एक है डाइफॉस्फोरिक एसिड और दूसरा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड. तो ये तीनों कैसे एसिड हैं? ये एक एसिड है. पहले इन तीनों में आप देखते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि फॉस्फोरस के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, राइट. और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में एक फॉस्फोरस का एटम होगा. डाइफॉस्फोरिक एसिड के अंदर 2 फॉस्फोरस के एटम्स होंगे और मेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर आप देखोगे कि एक कॉमन इंटीजर जरूर होगा हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के एटम्स को, जो कि आप कैंसिल कर सको. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन इंटीजर क्या है? 4. तो ये क्या बन जाएगा? HPO3 4 टाइम्स. तो इस तरीके से आप इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो. उसके बाद आपके पास है फॉस्फोरस एसिड जिसकी आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरिक एसिड से 2 कम आएगी, राइट. तो यहाँ पे +3 है. और साथ में आप देखोगे कि डाइफॉस्फोरस एसिड भी जो है उसकी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही आएगी. यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम. ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? उसके पास हमारे पास बच गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाइपो का मतलब है और भी ज्यादा कम. तो फॉस्फोरस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट से और भी ज्यादा कम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम फिर से हो जाएगी, ये बन जाएगी +1. पर ऑक्सो कंपाउंड्स में हम हमेशा देखते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि एक्चुअली में वहां पे परऑक्साइड लिंकेज OO डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सॉरी OO सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट. तो हमारे पास जहां जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +5 से ज्यादा दिखाई दे, वहां पे जो कंपाउंड होएगा वो होगा परऑक्सो कंपाउंड.
H3PO5 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक फॉस्फोरस का एटम है, तो ये बन जाएगा पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। और जहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगेन ज्यादा है +5 से, और यहाँ पे 2 फॉस्फोरस के एटम्स है, तो पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। सिर्फ एक कंपाउंड यहाँ पे रह गया, दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का हाइपो, इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरिक एसिड से कम होगी। मगर अगर 2 कम करोगे तो आपके पास फॉस्फोरस एसिड आ जाएगा, अगर एक ही कम करोगे सिर्फ +4 रह जाएगी, तो दैट विल बी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आसान है याद करना, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस ट्रिक के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन और है जो कि मैंने यहीं पे लिख दिया है, दैट इज अ नीट 2010 का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको अगेन 3 कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखना था, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ट्रिक याद रह जाए तो उससे बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर जल्दी से लिख सकते हैं। All right, next question है हमारे पास, the pair in which phosphorus atoms they have a formal oxidation state of +3 is phosphorus and hypophosphoric, orthophosphorus and hypophosphoric acid, pyrophosphorus and pyrophosphoric, and orthophosphorus and pyrophosphorus acid. JEE means 2016 question. Again एक oxidation state का question. सो आई होप आप लोगों ने इसको जल्दी से कर लिया होगा। यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि फॉस्फोरस एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड वो एक ही कंपाउंड है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैलकुलेट करनी थी। आई थिंक वो मुश्किल नहीं था। अभी मैंने आपको बताया है कि फॉस्फोरस और पायरोफॉस्फोरस या डाइफॉस्फोरस एसिड, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही होगी। सिमिलरली फॉस्फोरिक और डाइफॉस्फोरिक या पायरोफॉस्फोरिक एसिड, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, बट दैट विल बी +5। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी चॉइस। ये मैंने यहाँ पे ये सारे चारों कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दोबारा से आपके लिए लिख दिया। Next question, which is the correct statement for the given acids? Phosphenic acid is a monoprotic acid while phosphonic acid is a diprotic acid. Phosphenic acid is diprotic acid while phosphonic acid is a monoprotic acid. Both are diprotic acids, both are triprotic acids. NEET 2016 का ये question है, so please attempt it और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। सो वेल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि फॉस्फेनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड क्या होते हैं। फॉस्फेनिक एसिड इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO2, एंड फॉस्फोनिक एसिड इज फॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO3। ठीक है, ये करने के बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए आपके लिए करने के लिए, और जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ए चॉइस। इसके आपको नाम के बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद देखने हैं कि कितने OH ग्रुप्स लगे हैं। जितने OH ग्रुप्स लगे हैं उतना वो H आयंस देगा। अगर एक H आयन देगा तो वो मोनोप्रोटिक होगा, अगर 2 H आयंस देगा तो वो डाइप्रोटिक होगा, एंड दैट मीन्स दिस is going to be equal to the basicity of the compound। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले फॉस्फेनिक और हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने OH ग्रुप है, सिर्फ एक। तो एक OH ग्रुप मतलब ये एक H आयन देगा, therefore phosphenic acid is going to be monoprotic। और अगर आप फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसके अंदर 2 OH ग्रुप हैं, 2 H आयंस देगा, इसलिए ये बनेगा डाइप्रोटिक एसिड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, A choice। Next question, the oxo acid of phosphorus that reduces silver nitrate into metallic silver is H3PO2, H4P2O6, H3PO4, H4P2O7, HPO3N। This is a Kerala PMT 2015 question। क्योंकि ये एक important question है, तो चाहे वो Kerala PMT examination में आया था, we have put it for you people।
सो इस क्वेश्चन में अगर सिल्वर नाइट्रेट की मेटालिक सिल्वर में रिडक्शन होनी है तो इसका मतलब है दिस ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस दिस शुड एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने स्टडी किया कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन एक्ट करेगा, जो वो ऑक्सो एसिड जिसके अंदर एक पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इनके आप अगेन आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, आप देखोगे कि कहाँ पे पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, वो वाला जो एसिड होगा वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, H3PO2। हमने अभी स्टडी किया कि उसके अंदर 2 पीएच बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिएक्शन है फॉर द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 इन सिल्वर नाइट्रेट वो क्या है, वेल H3PO2 दिस रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट प्लस वाटर टू फॉर्म सिल्वर प्लस H3PO4 और HNO3। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में 0 होगा। सो +1 से 0 रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन कौन कॉज करेगा, H3PO2। H3PO2 का खुद से क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। सो +1 से +5 दिस विल बी द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम H3PO2 टू H3PO4। ठीक है, सो इस तरीके से अगर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होगा ऑक्सो एसिड में तो दैट विल बी एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, नीट 2015 का, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स एंड 1 pH बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड्स। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो चुका है कि H3PO2 के अंदर 2 pH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और एक OH ग्रुप होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, D choice. Which of the following statements is not valid for oxo acids of phosphorus? Orthophosphoric acid is used in the manufacture of triple superphosphate. Hypophosphorus acid is a diprotic acid. All oxo acids contain tetrahedral 4-coordinated phosphorus. All oxo acids contain at least one p double bond O unit and one POH group. NEET 2012 का ये क्वेश्चन है। सो आई होप आप लोगों ने अपना चॉइस चूज कर लिया है। वेल द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी चॉइस कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड में अभी हमने स्टडी किया कि एक OH ग्रुप होगा। एक OH ग्रुप का मीनिंग क्या होगा, वेल कि वो एक मोनोप्रोटिक एसिड होगा। ठीक है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम यूज करते हैं द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपरफॉस्फेट। तो अब याद रख सकते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के लिए हम H3PO4 का यूज करते हैं। तो सारे ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, उसमें से हमने स्टडी किया कि एक P डबल बॉन्ड O होगा और एक POH ग्रुप होगा। इसके बाद उसके पास जो 2 बॉन्ड बच जाएंगे वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो इसका मतलब है कि हर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में 4 क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है कि फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। Next question, the true statement for the acids of phosphorus H3PO2, H3PO3, H3PO4 is the order of their acidity is H3PO3, PO4, PO2. All of them they are reducing in nature. All of them they are tribasic acids. The geometry of phosphorus is tetrahedral in all of them. ये AIMS 2003 का क्वेश्चन है। So हमने अपनी तरफ से हर कोशिश की है कि हर क्वेश्चन जो कि इन पिछले एग्जामिनेशंस में आया है वो आपको दिखा सके सो दैट कि आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझ सके। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी चॉइस। अभी हमने डिस्कस किया कि फॉस्फोरस की सारे ऑक्सो एसिड्स के अंदर क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, ऑल ऑफ देम दे आर ट्राई बेसिक एसिड्स, ये गलत हो जाएगा। H3PO2 एक मोनोबेसिक एसिड है, H3PO3 डाई बेसिक है और H3PO4 एक ट्राई बेसिक एसिड है। ऑल ऑफ देम दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। H3PO2 सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, 2 pH ग्रुप होंगे। H3PO3 के अंदर एक pH ग्रुप होगा, रिड्यूसिंग होगा, मगर H3PO4 रिड्यूसिंग ही नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी pH ग्रुप नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी इज, अब हमने स्टडी किया है बेसिसिटी ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स और बेसिसिटी का हमने ऑर्डर क्या बनेगा, बेसिसिटी का ऑर्डर ये बनेगा कि हमारे पास H3PO4 ट्राई बेसिक है, राइट।
उसके बाद H3PO3 जो कि ये ट्राई बेसिक है, ये डाई बेसिक है, और ये H3PO2 ये मोनोबेसिक है। अगर हमें इसका एसिडिटी का ऑर्डर बताना होगा तो वो इससे ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर बनेगा दैट विल बी H3PO2 विल बी ग्रेटर देन H3PO3 विल बी ग्रेटर देन HP3O4। एक क्वेश्चन और आता है इससे रिलेटेड, वो है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ जनरली हमारे लिए जो भी ऑक्सो एसिड्स होंगे उसमें हम कंसिडर करेंगे कि जितने ऑक्सीजन के एटम ज्यादा हैं उतना उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। यहाँ पे हम उसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने OH ग्रुप ज्यादा है उतने H आयन ज्यादा देगा, इसलिए H3PO4 should be a stronger acid than H3PO3 and should be a stronger acid than H3PO2। मगर ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए गलत है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही है जो कि एसिडिटी का भी ऑर्डर है, इसका मतलब है वो ऑपोजिट। ये एक H आयन दे रहा है मगर ये 2 H आयन दे रहा है, ये 3 H आयन दे रहा है, मगर फिर भी H3PO2 has a stronger acidic character than H3PO3 और H3PO4। राइट, प्लीज डू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ये ट्रेंड पूछा जाता है और बच्चे उसको ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर देख के या बेसिसिटी को देख के ऑर्डर गलत मार्क कर देते हैं। वेल वो इसलिए है, आपको प्लीज याद रखना है कि ये जो P डबल बॉन्ड O है, इसका ये जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने की वजह से क्या होगा कि वेल ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड और वीक हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये अपनी तरफ ये पहले ही ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड के ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर रहा था, अब ये वाला ऑक्सीजन और खींच रहा है तो ये और उस तरफ को खींच जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा आसान हो जाएगा। H3PO2 में इस P डबल बॉन्ड O को सिर्फ एक ही OH ग्रुप को ब्रेक करना है, H3PO3 में 2 OH ग्रुप्स को ब्रेक करना है और यहाँ पे 3 को ब्रेक करना है। तो ऑब्वियसली इसकी जो ब्रेकिंग टेंडेंसी है या स्ट्रेंथ है वो H3PO2 में ज्यादा होगी, और ये कंफर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंटली pKa वैल्यू से, राइट। तो pKa वैल्यू हम देखते हैं कि H3PO2 की सबसे कम है, इसलिए दिस एक्ट्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट। जहां पे pKa वैल्यू सबसे कम होगी वहां पे वो जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज डू रिमेंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। एसिडिटी का ऑर्डर H3PO2 ग्रेटर देन H3PO3 ग्रेटर देन H3PO4। एसिड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही रहेगा, जबकि बेसिसिटी का ऑर्डर H3PO4 सबसे ज्यादा, फिर H3PO3 और फिर उसके बाद H3PO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 13th question, the number of hydrogen atoms attached to phosphorus atom in hypophosphorus acids is 0, 2, 1, 3। AIEEE 2005 JEE मेंस का जो पहले एग्जामिनेशन होता था। अगेन आप सिमिलर क्वेश्चन देख रहे हो। सो आंसर क्या होने वाला है? वेल आंसर होने वाला है ऑब्वियसली 2 फॉस्फोरस के एटम, सो बी चॉइस, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर और इसका आंसर बी चॉइस। सो 14th क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड सब बना चुके हो, सबको अच्छे से याद हो चुका है। नीट 1997 का क्वेश्चन, तो 1997 से अब तक कितनी बार ये क्वेश्चन सिमिलर रिपीट हो चुका है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी चॉइस। So next question, that is the last question for today, NEET 1989 का question, when orthophosphoric acid is heated at 600 degrees Celsius, the product formed is PH3, P2O5, H3PO3, HPO3. So इसका आंसर is D choice, HPO3, that is मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जब हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि जब आप फॉस्फोरिक एसिड को अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस पे, या आप कह सकते हो अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए बनता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
राइट तो इसी तरीके से हमने पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला भी याद किया था कि इसके दो मॉलिक्यूल्स लेके उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाला तो बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और पायरो का मतलब भी होता है हीट। तो ये जब हम अप्रोक्सीमेटली 250 डिग्री सेल्सियस के अबाउट हीट करते हैं तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, मगर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे टू 600 डिग्री सेल्सियस तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड नहीं, आपको मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 प्लस वाटर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशंस जितनी भी इन ऑक्सो एसिड्स की गिवन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो आपको अच्छे से याद हो। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा। इन केस आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी दैट इज h2ochemistry@gmail.com। आपके क्वेश्चंस को हम जितनी जल्दी आंसर कर सकें कोशिश करते हैं कि जरूर कर दें। विद इन 24 to 48 आवर्स डेफिनेटली हम आपको आंसर बैक करेंगे ही करेंगे। और ऐसे लेक्चर्स के लिए और ऐसी ट्रिक्स के लिए और ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स जो कि आपको स्कोर करने में हेल्प करें उसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको टाइमली सब अपडेट्स मिलते रहें। आपकी कोई सजेशंस हो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।